साथियों, अधिवेशन का पहला दिन और पहले दिन का तीसरा सत्र है और ये जो तीसरा सत्र है उसका मैं समापन करने जा रहा हूं। इसका जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय है यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने की योजना केवल बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता से वंचित करने का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिकों को अपराधी मानकर निगरानी रखने की योजना है। साथियों, ये जो विषय है, इस विषय को जानने समझने के लिए, क्योंकि जो देश का शासक वर्ग है वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्याक लोगों को, ब्राह्मणों की संख्या 3% है, वो 3% लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहे हैं। इस बात को जानने समझने की जरूरत है। इस विषय को जानने समझने के लिए ये जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने की योजना है, यह योजना केवल बंगाली शरणार्थियों की समस्या नहीं है। इसलिए इसे थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर अगर हम क्रोनोलॉजिकली चीज को समझ ले तो पहले उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट कहते हैं हमारी बीजेपी के साथ लड़ाई है, बीजेपी कहती है कांग्रेस के साथ हमारी लड़ाई है, और लोग भी इस बात को मानते हैं। जैसे अभी बीजेपी जो है कांग्रेस के विरोध में भ्रष्टाचार का मामला में हंगामा खड़ा कर दिया उन्होंने देश भर में। बात तो सही है कि भ्रष्टाचार का मामला खड़ा कर दिया, मगर यही बीजेपी और कांग्रेस जब एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की समस्या का मामला आता है तो वो आपस में मिल जाते हैं। ऐसे रिजर्वेशन का मामला ले लो, ऐसे गिनती करने का मामला ले लो, ऐसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला ले लो, ऐसे महिला आरक्षण से संबंधित का मामला ले लो, क्रीमी लेयर का मामला ले लो। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का मामला है। जब ये हमारी समस्याओं से संबंधित मामला सामने आता है तो बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट आपस में मिल जाते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये अपने हितों को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाते हैं। अभी हमको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग ये सब मानते भी होंगे कि बीजेपी ने कितने बड़े पैमाने पर ये कांग्रेस के विरोध में अभियान शुरू कर दिया है। तो ये वास्तव में बीजेपी कांग्रेस के विरोध में ये बात सही नहीं है। यानी ये जो लड़ाई बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध में शुरू की है, ये ब्राह्मण सत्ता में रहे या बी ब्राह्मण सत्ता में रहे, इसका मामला है। ये नाम का ब्राह्मण सत्ता में रहे या बी नाम का ब्राह्मण सत्ता में रहे, सीताराम नाम का ब्राह्मण सत्ता में रहे या राजाराम नाम का ब्राह्मण सत्ता में रहे, ये लड़ाई है। मान लो बीजेपी के आंदोलन से कांग्रेस का जो ब्राह्मण हट जाता है तो बीजेपी का ब्राह्मण आ जाएगा। तो इससे हमारी जो मौलिक समस्याएं हैं उसका समाधान तो होगा नहीं।
इसलिए भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को जो वो हाईलाइट कर रहे हैं, वो मौलिक मुद्दों को आधार बनाकर शुरू की हुई लड़ाई नहीं है। जब हमारी समस्याएं सामने आती हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो बंगाली शरणार्थी थे, उन लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट इकट्ठा हो गए और इन सभी लोगों ने मिलकर कानून बनाया। और इस कानून में ममता बनर्जी भी शामिल है बनाने में। अभी वो कम्युनिस्टों से लड़ रही है, मगर हमारे विरोध में कानून बनाने में ममता बनर्जी भी शामिल है। ये बात समझाने के लिए हम लोगों को बातें समझनी होगी कि ये लोग, मतों की संख्या हमारी ज्यादा है, इसलिए झूठी लड़ाई मैदान में लड़ते रहते हैं कि मैं मारने जैसा करूंगा, तुम मार लग गया है ऐसा दिखाओ। जैसे फिल्मों में क्या होता है, विलन हीरो को एकदम ऐसा गुस्सा मारता है तो वो ऐसा 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 करता है। ये सब फिर साला वो गोली मारता है, वो मर जाता है, फिर दूसरे फिल्म में जिंदा हो जाता है। तो ये जो नौटंकी और नाटक है, हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये जो फिल्मों में और ड्रामा में जो खेल होता है, ये वैसा खेल जो है, ये आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जब हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो जब हीरो विलन को मारता है तो हम हीरो के साइड में खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब बीजेपी वाले कांग्रेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे भ्रष्टाचार की, तो जनता की सहानुभूति बीजेपी के समर्थन में हो जाती है। मगर वास्तव में ये लड़ाई सही लड़ने वाले लोग नहीं है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। और इसलिए जब यूनिक आइडेंटिटी का जो मामला आया है, उससे संबंधित अगर हम इस बात को जानने की कोशिश करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट में जो लोग इकट्ठा थे, वही लोग, ये जो यूनिक आइडेंटिटी का मामला है उसमें सभी के सभी लोग इकट्ठा है। किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें बीजेपी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें कांग्रेस का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें कम्युनिस्टों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें ममता का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया, वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। ऑब्जेक्शन रेज करने का एविडेंस तो हमारे पास में है, हम तो कई सालों से इसके बारे में ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। तो इस तरह से यूनिक आइडेंटिटी का जो मामला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट का जो कानून है, जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने उसको लागू करने की कोशिश की, वो बहुत बड़े पैमाने पर लागू नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने दूसरा और तरीका डेवलप करने की योजना बनाई। और दूसरा योजना बनाने की तरकीब उन्होंने ढूंढी, तो ये यूनिक आइडेंटिटी का जो नंबर है, तो इसको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जैसे पलाश ने कहा या बर्वे साहब ने कहा कि जो नंदन नीलेकनी है, वो 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने वाला नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, नहीं देने वाला है तो समस्या नहीं है। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि नहीं देने से समस्या पैदा होगा। नहीं देने से आपका सीक्रेट भारत सरकार के पास रहेगा ही नहीं। क्यों पलाश जी, समझ रहे हैं बात को? मैं आपको माइक्रो बात बता रहा हूं, आपको पकड़ नहीं रहे हो इस बात को। जब आपको वो कार्ड मिलेगा नहीं, तो आपका सीक्रेट उसके बाद जमा होगा, उसके बाद ही तो आपको कार्ड मिलेगा। जब आपका सीक्रेट जमा होगा तो वो आपके खिलाफ में उसका यूज करेगा, या उसको बेचने का काम करेगा, या कारपोरेट घरानों को बेचने का काम करेगा, या इस जानकारी का उपयोग जो है सर्वे करने के लिए, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर
में कार्यक्रम होते हैं उसके लिए इन डाटा का उपयोग करेगा, वो तो तब करेगा जब आपका सीक्रेट इकट्ठा कर लेगा और उसके बाद आपको आइडेंटिटी नंबर देगा तो ये समस्या पैदा होगी। मगर एक साथ दो बातें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो ये दोनों बातों का वास्तविक मीनिंग हम लोगों को समझना होगा। तो क्या ये 60 करोड़ लोग क्या केवल ऊंचे जाति के और ऊपर वाले जो लोग हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड देने वाले हैं और हम लोगों को आइडेंटिटी कार्ड देने वाले नहीं है, इनकार करने वाले हैं? तो ये दोनों चीजें हम लोगों को सही तरीके से समझना होगा। मान लो यूनिक आइडेंटिटी का मामला आता है तो ये बंगाली शरणार्थियों पर या तमिलनाडु के शरणार्थियों पर या देश में जो विस्थापित लोग हो रहे हैं उनके ऊपर ये किस तरह से लागू होगा? ये विस्थापित लोगों के ऊपर भी लागू होगा। विस्थापितों से जब जानकारी मांगी जाएगी उसके बाद जानकारी होगी नहीं तो उसके ऊपर ये निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तमिलनाडु के अंदर श्रीलंका का जो तमिल लोगों का मामला, शरणार्थियों का मामला है, वो बहुत गंभीर मामला है। वो कितना गंभीर मामला है? तो एक शरणार्थी ने राजीव गांधी को मारा। शरणार्थी जो है, जो जिस लड़की के शरीर पर ये आरडीएक्स का बॉम्ब बांधा गया था, वो भारत की रहने वाली नहीं थी, तो श्रीलंका की थी। तो राजीव गांधी जब श्रीलंका गए थे उस दौरान, और जो शांति सेना भेजी गई थी राजीव गांधी के आदेश पर श्रीलंका में, उस दौरान उसका पति वहां मारा गया था। तो लिट्टे के लोगों ने इसके लिए राजीव गांधी जिम्मेवार है, राजीव गांधी की वजह से तेरा पति मारा गया, ऐसा बताकर उस लेडीज को अपने शरीर पर आरडीएक्स का बॉम्ब बांधने के लिए उसको राजी किया गया और तब जाकर उसका उपयोग करके राजीव गांधी की हत्या की गई। तो उसमें शरणार्थी लोगों का यूज किया गया। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है, बहुत सीरियस बात है। और इस तरह से ये जो बहुत गंभीर बात है, तो ये विस्थापित लोगों से मांगा जा रहा है और एक स्टेट से जो लोग दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो गए उसको आप कहां से यहां आए हैं वहां से रिकॉर्ड लेके आओ। दिल्ली में शीला दीक्षित ने, दिल्ली में सारे देश भर से लोग आए, वो केंद्र शासित प्रदेश था, वहां बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती थी, सारे देश भर के लोगों को। ये जो केंद्र शासित प्रदेश होता था वहां सारे देश भर के लोगों को नौकरी मिलती थी। तो इस तरह से लोग वहां आए, नौकरियों के लिए वहां आए, और जब स्टेट बना तो स्टेट के लिए वो केंद्र शासित का जो कानून था वो चेंज हो गया, स्टेट बन गया। स्टेट बनने के बाद में फिर उसका कानून चेंज हो गया, कानून चेंज होने के बाद में फिर उनको कास्ट सर्टिफिकेट देने का मामला खड़ा हो गया। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट का जो मामला है उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या कहा कि नहीं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको आपके गांव, आप मूल रूप से कहां के रहने वाले हो वहां से आप वो डॉक्यूमेंट ले आओ, आप कहां के मूल रहने वाले। तो कुछ लोग राजस्थान में अपने मूल गांव में जाकर के डॉक्यूमेंट बनाकर लाए, कुछ हरियाणा में गए, कुछ पंजाब में गए, कुछ J&K में गए, कुछ हिमाचल में गए, कुछ उत्तर प्रदेश में गए, और इस तरह से उन लोगों ने वो अपने अपने स्टेट में जाकर के अपने गांव से वो डॉक्यूमेंट लाए। और डॉक्यूमेंट लाने के बाद शीला दीक्षित की सरकार के अधिकारियों को दिखाया। जब शीला दीक्षित की अधिकारियों को दिखाया वो डॉक्यूमेंट, तो शीला दीक्षित के अधिकारियों ने क्या कहा, ये जो डॉक्यूमेंट आपने यहां जमा किया उससे ये सिद्ध होता है कि आप लोग दिल्ली के रहने वाले नहीं हो। देखो, बदमाशी के लिए आपको उदाहरण बता रहा हूं, ये कितने बदमाश लोग हैं। उनसे ही डॉक्यूमेंट मंगवाया और ये डॉक्यूमेंट से प्रूव होता है कि आप दिल्ली के मूल रहने वाले लोग नहीं हो, इसलिए दिल्ली में आपको कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं हो गया। उसी के डॉक्यूमेंट से उसको ही पिछवाड़े पर लात मार दिया।
तो ये बताते कुछ और है। बताया क्या? आप वो गांव से डॉक्यूमेंट लिया, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो लालच में गया, अपना टिकट निकाल कर गया, अपना खर्चा निकाल कर गया, उसको कुछ पैसा देकर डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट बनाकर लेके आया, सब कुछ किया, फिर उसी को आधार बनाकर बताया ये डॉक्यूमेंट ये सिद्ध करता है कि तुम दिल्ली के रहने वाले नहीं हो, इससे तुमको दिल्ली में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। खत्म हो गया। तो ये बदमाशी बताने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सारे देश भर में ये मामला है। मध्य प्रदेश में जाओ तो ये मामला है, छत्तीसगढ़ में जाओ तो ये मामला है। वो बोलता है कि आजादी के पहले का सर्टिफिकेट ले आओ। बंगाल के जो शरणार्थी है, वो शरणार्थी बांग्लादेश से यहां आए हैं, तो वो तो जान बचाकर भाग कर आए। अब जान बचाकर भाग कर आए तो क्या डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे क्या? जो आदमी जान बचाकर भाग के आया हुआ है तो वो ये देखेगा कि मुझे वो राशन कार्ड जो है वो लेके जाऊंगा तो भविष्य में मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। उसको तो उस कागज का कोई मतलब ही नहीं। उसने तो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, घर छोड़ दी, लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी छोड़ दी, तो अपनी जान बचाकर भाग के आ गया। ये जो बातें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर बदमाशी जो है हो रही है। तो वो इन सभी लोगों के साथ में एक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हो रहा है। ये उससे यानी जिस तरीके से भी इन लोगों को जो संवैधानिक अधिकार उन लोगों को मिल सकते हैं नहीं मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटी मिल सकती है नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए कोशिश हो रही है। अभी बर्वे जी ने आपको यह बताया कि सोनिया गांधी वहां गई। देखो, सोनिया गांधी सारी दुनिया वालों को और सारे भारत वालों को मालूम है कि इटली से भारत में आई। उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, तो सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में फैसला दे रहा है, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, ये सबको मालूम है। जो यहां के रहने वाले हैं उसको सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जो भूमिपुत्र लोग हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनको कागज मांग रहे हैं। और जो आदिवासी विस्तार है, आदिवासी एरिया में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उसमें दो प्रकार के विलेज होते हैं। एक रेवनी विलेज होता है और एक रेवनी विलेज होता नहीं है। रेवनी विलेज के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो रेवनी विलेज नहीं है उसके डॉक्यूमेंट ही नहीं होते। अब जो रेवनी विलेज में रहने वाले लोग नहीं हैं वो डॉक्यूमेंट कहां से लाए? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां यूनिक आइडेंटिटी का निगेटिव प्रभाव जो है हमारे लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, और ये सभी लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। और सबसे ज्यादा जो साधनहीन लोग हैं, जिनको ये बातें समझ में नहीं आती है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है। यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने का, मैं कहता हूं आइडेंटिटी कार्ड देने का मामला होना चाहिए था। सरकार वो अमेरिका में या यूरोप में लोगों को आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, तो आइडेंटिटी कार्ड देने का मामला होना चाहिए था। वो आइडेंटिटी कार्ड देने का मामला नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड में वो जो नागरिक है उसको सरकार डॉक्यूमेंट देती है और आइडेंटिफाई करती है, और उस पर गवर्नमेंट अथॉरिटी साइन करती है कि हाँ ये फला फला आदमी जो है ये इसका नाम ये है और ये फला फला है। उसको दे दिया, उसको फायदा होता है। सरकार को इसके फेवर में कोई फायदा नहीं होता है। मगर यूनिक आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का कार्यक्रम है। ये देने का नहीं, लेने का कार्यक्रम है। ये लोगों से, नागरिकों से जानकारी, सीक्रेट जानकारी, क्योंकि बायोमेट्रिक का जो मेथड है, आंख के पुतली के निशान जो चेंज नहीं होते, हाथों के लकीरों के निशान जो आमतौर पर चेंज नहीं होते, ऐसे जो निशान है सीक्रेट, जो आपके बॉडी का, आपके शरीर का जो सीक्रेट बहुत सारी बातें हैं, वो सीक्रेट बातें इकट्ठा करने का कार्यक्रम है। और ये सीक्रेट बातों का वो लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और वो फिर भविष्य में उस जानकारी को आधार बनाकर एक जगह बैठे बैठे, कमांड रूम में, कंट्रोल रूम में एक जगह बैठे बैठे सारी जानकारी के आधार पर
ईच एंड एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहने वाला है, जो कहीं पर भी रहने वाला है, केवल एक कंप्यूटर रूम में जो सुपर कंप्यूटर है, जो परम कंप्यूटर है, उसमें सारा का सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा और एक सेकंड में कमांड देते ही वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाएगा। तो निगरानी करने का मामला है। ये जो निगरानी करने से संबंधित बातें हैं, तो वो लोग हम लोगों की निगरानी क्यों करना चाहते हैं? वो जो शासक वर्ग है वो भारत का रहने वाला नहीं है, वो भारत का मूल निवासी नहीं है। जो भारत का शासक वर्ग है वो भारत का मूल निवासी नहीं है। जो मूल निवासी नहीं है उसके मन में 24 घंटे इनसिक्योरिटी फीलिंग है कि पता नहीं ये लोग हमारे खिलाफ में क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ में कौन सा प्लान बना रहे हैं, कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। तो वो सारी जानकारी इकट्ठा करके हमारे लोगों के ऊपर निगरानी करना चाहते हैं। निगरानी करने के लिए सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर वो हमारे लोगों को आइडेंटिटी नंबर नहीं देते हैं तो उसमें उन्होंने जो तरीका बनाया, वो तरीका क्या है? तरीका ये बनाया कि जैसे दिल्ली की सरकार ने, शीला दीक्षित की सरकार ने कहा कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पहले आप अपने गांव से लिख कर लिया, लालच दिया। इसमें भी लालच है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर में भी लालच है। क्या लालच है? लालच का नाम है आधार। लालच का नाम है आधार। आधार क्या है? आधार ऐसा नाम क्यों रखा गया है? ये वो आधार है, यूनिक आइडेंटिटी, जिससे बैंक का अकाउंट खुलेगा। पुलिस स्टेशन में, तहसील ऑफिस में और कहीं पर भी जाओगे, इससे आपको हर चीज मिलेगी, इससे आपको फायदा होगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर सब कुछ मिलेगा, इसलिए आधार हो गया लालच। जो मछली है वो जाल में कब अटकती है? जब उसको खाने के लिए कुछ दाना डाला जाता है तो मछली जो है वो दाने के लालच में वो कांटे के पास आती है और फिर कांटे में वो दाना पकड़ने के लिए उसको पकड़ती है, तो उसके गले में वो जो कांटे का फांस है वो अटक जाता है और इस तरह से मछली की जान चली जाती है। इसी तरह से ये जो यूनिक आइडेंटिटी आप लोग बनाने के लिए तैयार हो जाओ, होने के लिए आपको लालच दिया गया है और लालच का नाम है आधार। आपको बैंक के अकाउंट खोलने में इसका फायदा होगा, आपको गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आर्थिक लाभ का फायदा होगा, रेशन कार्ड मिलने का फायदा होगा, पुलिस स्टेशन में आइडेंटिटी करने, पहचान करने का मामले का फायदा होगा, भविष्य में जमानत लेने का मामला होगा, उसको फायदा होगा। हर चीज में, हर जगह में इसका फायदा होगा। लालच दी। अब लालच की वजह से क्या कर रहे हैं? नहीं, इससे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, वो फायदा होगा। आदमी फायदे के लालच में आपका अपना जो सारा सीक्रेट है वो देने के लिए राजी हो जाओगे। नहीं तो फंडामेंटल राइट ये कहता है कि प्राइवेसी का जो कानून है उसके अनुसार निजता का, प्राइवेसी का उल्लंघन मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। तो ये जो यूनिक आइडेंटिटी की योजना है ये भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का मामला है। भारत का प्रधानमंत्री ने जब राडिया के टेप एक्सपोज हो गए और राडिया के टेप थे किसके पास? राडिया के टेप जो थे वो प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास थे। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास थे। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट किसके नियंत्रण में? फाइनेंस मिनिस्ट्री के नियंत्रण में। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? प्रणब मुखर्जी। इसका मतलब यह है कि ये डिपार्टमेंट उनके नियंत्रण में, राडिया के टेप उनके नियंत्रण में। अगर आपके नियंत्रण में थे, अखबार के पास गए कैसे?
टीवी के पास कैसे गए? तुमने ही उसको टीवी वालों को दिए, तुमने ही अखबार वालों को दिए, तुमने ही एक्सपोज कर दिए। सरकार ने ही एक्सपोज कर दिए, तुम्हारे नियंत्रण में थे। अब इससे दूसरी कॉम्प्लिकेशन निर्माण हो गई। टाटा का डायलॉग जो है वो पकड़ में आ गया और टाटा को गुस्सा आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट चला गया, हंगामा हो गया, सारे कारपोरेट सेक्टर में हंगामा हो गया। तो प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा कि कारपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके प्राइवेसी का ख्याल रखा जाना चाहिए और सरकार प्राइवेट सेक्टर के लोगों के प्राइवेसी के बारे में ख्याल रखने के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचेगी, कानून बनाने के बारे में सोचेगी, उनके सीक्रेट जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सोचेगी। ऐसा बयान प्रधानमंत्री ने दिया। अब प्रधानमंत्री ने कारपोरेट सेक्टर के निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए ऐसा बयान दिया। उसी प्रधानमंत्री ने भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करके निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए यूनिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी भारत के नागरिकों की। यानी भारत के नागरिकों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का कार्यक्रम भारत सरकार ने बनाया। वही भारत सरकार, वही प्रधानमंत्री कारपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं उन लोगों की प्राइवेसी डिस्क्लोज हो रही है, उसके बारे में उनको चिंता हो रही है। इससे सिद्ध होता है कि भारत के साधारण नागरिक और भारत को चलाने वाला शासक वर्ग और देश का उद्योगपति, देश का व्यापारी, देश का ट्रेडर, इन लोगों का सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 24 घंटे चोरी करने में लगे हुए हैं। सारे दुनिया में मंदी चल रही है और भारत के उद्योगपति दुनिया के मार्केट की कंपनियां खरीदने का काम कर रहे हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। सारी दुनिया में मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है और भारत के उद्योगपति दुनिया के मार्केट में जाकर कंपनियां खरीदने का काम कर रहे हैं। अरे कैसे कर रहे हैं भाई? ये पैसा कहां से आ रहा है? जब सारी दुनिया में रिसेशन है और सारी दुनिया में मंदी है, तो भारत के उद्योगपतियों को भी, अगर यूरोप के लोग आपका माल नहीं खरीद रहे हैं तो आपको भी मंदी का झटका लगेगा। अमेरिका के लोग अगर आपका माल नहीं खरीद रहे हैं तो आपको उसका भी झटका लगेगा। तो अमेरिका के मंदी का झटका सारी दुनिया वालों को लगेगा, भारत के उद्योगपतियों को झटका नहीं लग रहा है और वो दुनिया के मार्केट में जाकर कंपनियां खरीदने का काम कर रहे हैं। ये पैसा आ रहा कहां से? तो रादिया का जो टेप है वो ये टेप कहता है कि ये सारा भ्रष्टाचार है, सारा काला पैसा है, सारे 2 नंबर का पैसा है। जो राष्ट्रीय संपत्ति है, नेशनल वेल्थ है और नेचुरल रिसोर्सेस है, जमीन के नीचे नेचुरल रिसोर्सेस है, ऑयल है, गैस है, बहुमूल्य धातुएं हैं, उनको बेचने का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर बेचने का कार्यक्रम चल रहा है और औने पौने दाम में बेचने का कार्यक्रम चल रहा है। 5,40,000 करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज उद्योगपतियों को प्रणब मुखर्जी ने दिया और इस साल 10 और 11 का जो बजट है उसमें 4,18,000 करोड़ रुपए दिया। और इतना सारा पैसा पैकेज के तौर पर दिया। ये पैसा देने के लिए भारत सरकार के पास में पैसा नहीं है, इसलिए पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के शेयर बेचने का काम किया और शेयर बेचकर ये शेयर बेचे उद्योगपतियों को। उद्योगपतियों ने शेयर खरीदे और खरीदने के लिए पैसा किसने दिया? तो ये खरीदने के लिए पैसा प्रणब मुखर्जी ने दिया। अल्लाह, बड़ा अजीब किस्म का मामला चल रहा है। यानी पैसा भारत सरकार ही उनको दे रही है पैकेज के नाम पर
और भारत सरकार के पैसे से ही भारत सरकार के पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के शेयर खरीद रहे हैं। हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इतना भयानक कार्यक्रम चल रहा है और ये भयानक बातें जो है वो टेप में डिस्क्लोज हो रही है। बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बातें जो टेप में होगी, जो सारी की सारी बातें छापी नहीं गई है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कारपोरेट सेक्टर के लोग भारत सरकार के साथ, शासक वर्ग के साथ, व्यापारियों के साथ, दलालों के साथ मिलकर ये सारा का सारा खेल कर रहे हैं। इसमें सीक्रेसी का मामला है। अब ये सीक्रेसी ओपन होती है तो शासक वर्ग खतरे में आता है, वो नहीं आना चाहिए। इसलिए उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री प्रयास कर रहा है। और जो आम आदमी है भारत का रहने वाला, उसकी जो निजता है, प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी को वो यूनिक आइडेंटिटी के नाम पर इकट्ठा करने का काम कर रहा है। आम आदमी के लिए अलग कानून और विशेष लोगों के लिए अलग कानून। इसका मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए इक्वेलिटी बिफोर लॉ का जो आश्वासन देता है, उसका ये सारा का सारा उल्लंघन करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सारा कॉन्स्पिरेसी का मामला है, ये बहुत बड़े षड्यंत्र का मामला है, ये भयानक षड्यंत्र का मामला है। और इसलिए यूनिक आइडेंटिटी का जो मामला है वो जो दिखाई दे रहा है कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नंबर देने का मामला चल रहा, बताया जा रहा है, ये ऐसा है नहीं। और ना केवल ये बंगाली रिफ्यूजीज को प्रभावित करने का मामला है, ना केवल तमिलनाडु के रिफ्यूजी को प्रभावित करने का मामला है, बल्कि समस्त भारतीय लोग, जो साधारण लोग, नागरिक है, जो यहां के मूल रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। उनकी सीक्रेसी को इकट्ठा करना चाहते हैं और वो उसके पीछे दो पर्पज है। उसके पीछे एक पर्पज है कि उस जानकारी का वो मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा उस सीक्रेसी का आपके ऊपर निगरानी करने के लिए यूज करेंगे। दो पर्पज अभी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारी बातें डिस्क्लोज होगी। जो नरेगा के संबंध में जो सलाहकार समिति सोनिया गांधी ने बनाई, उसमें बहुत सारे इमिनेंट लोग हैं, उन लोगों ने भी विरोध किया। जो सोनिया गांधी ने, जो भारत सरकार ने सलाह देने के लिए समिति बनाई, उसमें जो इमिनेंट लोग हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो ये सारा षड्यंत्र जो है ये हमारे लोगों के खिलाफ में योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। और ये जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है, ये वास्तव में अगर हम लोग इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचे तो ये केवल इसके पीछे कोई साधारण मकसद नहीं है और कोई शॉर्ट टर्म मकसद नहीं है, ये लॉन्ग टर्म मकसद है। और केवल एक किस्म का कानून नहीं बन रहा है। आप लोगों को अखबारों में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भारत के लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, उसका सशक्तिकरण किया जा रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा अखबारों में किया जा रहा है कि आप लोगों को मजबूत करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, भारत सरकार ऐसा कर रही है। मगर अर्जुन सेन गुप्ता, जो बंगाल के ही है, इकोनॉमिस्ट थे, वो भी मर गए। उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट पब्लिश किया वो लोगों को सशक्तिकरण करने का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रूव करता है, सरकार के आंकड़े हैं। अर्जुन सेन गुप्ता जो बंगाल के ही है और उन्होंने प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर जो कार्यक्रम बनाया, सर्वे रिपोर्ट तैयार किया, उसमें उनका कहना है कि 29 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 6 रुपया है।
महीने का 180 रुपया है। मैंने यहां अंबेडकर भवन में जब मीटिंग की तो डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट के कर्मचारी को पूछा, हाँ भाई आप लोग बिजली का बिल कितना भरते हो? तो उसने कहा 360 रुपए से ज्यादा होता होगा। यानी 180 रुपए महीने का उस आदमी को इनकम हो रहा है, 180 से दुगना करो 360, तो 360 से ज्यादा वो बिजली का बिल दे